हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो हम जो है पार्ट 2 देखने जा रहे हैं संघवाद का, जो कि क्लास 10th की पॉलिटिकल साइंस का है। और हम इसमें बहुत सारी चीज़ें देख चुके थे और आज हम देखेंगे संघीय व्यवस्था कैसे चलती है ना। और क्या देखेंगे, केंद्र राज्य के मध्य संबंध देखेंगे, भाषाई राज्य देखेंगे। तो इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप जो है पार्ट 1 ज़रूर देख लें। मैं आई बटन पे आपको जो है इसका लिंक दे दूँगी, तो आप पार्ट 1 देख के आओगे ना, तो आपको पार्ट 2 जो है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, है ना। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो बात करेंगे हम संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। तो देखिए, संघीय व्यवस्था के जो है कारगर कामकाज के जो संवैधानिक प्रावधान जरूरी है। ठीक है, संवैधानिक प्रोविज़न जरूरी है। इतना ही पर्याप्त नहीं है। अगर भारत में संघीय शासन व्यवस्था कारगर हुई ना, तो इसका कारण सिर्फ और सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों भर का नहीं है। भारत में भी जो है संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को देना होगा। सिर्फ आप ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है संवैधानिक प्रावधान बना दिए गए हैं संघीय व्यवस्था के, तो ये जो है संघीय व्यवस्था सफल है। नहीं, हमारी लोकतांत्रिक राजनीति भी जो है इसे सफल बनाने में पूरा योगदान देती है। अब देखिए, आप देख पा रहे होंगे, ये है 1947 का भारत। तो 1947 का भारत जो है वो पहले पाकिस्तान भी मिला हुआ था, है ना। आप देख पा रहे होंगे जो है पहले ज़्यादा विस्तृत था, फिर 1947 में क्या हुआ, आप सभी को पता है कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, है ना। तो पाकिस्तान में क्या क्या चला गया, इसमें सिंध, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब, बंगाल के जो है बृहत्तर भाग और बहावलपुर स्टेट चला गया, है ना। तो जहाँ पे लाइनिंग दिख रही होगी ना आपको, ये पाकिस्तान का एरिया है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये लाइनिंग वाला जो पोर्शन है ये पाकिस्तान का एरिया है, और ये जो है बांग्लादेश है ना, और इधर जो है पाकिस्तानी एरिया है। तो देखिए, यही जो संघवाद की भावना है ना, वो विविधता का आदर, संग साथ रहने की इच्छा का हमारे देश के साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हुआ। यानी कि क्या, संघवाद की भावना की वजह से ही तो आप सभी को पता है कि हमारा देश जो है वो विविधताओं वाला देश है। विभिन्न संस्कृतियों के लोग निवास करते हैं, विभिन्न जलवायुवी चीज़ें अलग हैं, है ना, विभिन्न राजनीतिक दल हैं। तो क्या है, ये संघवाद ही की ही प्रक्रिया है जो विविधता का आदर करती है, संग साथ रहने की इच्छा जाहिर करती है और देश में जो है साझा आदर्श व्यवस्थित करती है। अब आइए कुछ जो है प्रमुख बातों पे गौर करें, जिससे ये पता चलता है कि यह काम किस तरीके से जो है हो पाया। तो इस चीज़ में हम सबसे पहले देखेंगे भाषाई राज्य। तो देखिए, भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और एक कठिन परीक्षा थी। अब देखिए, जहाँ पे अब आप सभी जानते हैं कि साउथ में जो है तमिलनाडु में तमिल बोलते हैं, कनाडा में कन्नड़ बोलते हैं, है ना, मिज़ोरम में मिज़ो बोलते हैं, उधर पूर्वी राज्यों में अलग भाषाएं हैं, उत्तर भारत की अलग भाषाएं हैं, जम्मू कश्मीर की अलग भाषाएं हैं, है ना। तो क्या किया गया, भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन किया जाना सबसे कठिन परीक्षा थी हमारी। तो क्या हुआ, भारत ने सन 1947 में लोकतंत्र की राह पर अपना जीवन यात्रा शुरू किया। अब उस वक्त से लेकर अगर आप राजनीतिक मानचित्र देखेंगे तो इस अवधि में आए बदलावों को देखकर एक बारगी आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि अनेक पुराने प्रांत जो है वो गायब हो गए और नए प्रांत बनाए गए। कई प्रांतों की सीमाएं, क्षेत्र और नाम भी बदल गए। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो आज आप बिहार जो है अलग राज्य की बात कर रहे हैं ना, वो पहले उत्तर प्रदेश में ही इंक्लूड था, है ना। और जो आप झारखंड बात कर रहे हैं तो वो बिहार से जो है अलग हुआ। छत्तीसगढ़ जो आप देख रहे हैं वो मध्य प्रदेश में था, तो वो मध्य प्रदेश से जो है अलग हुआ छत्तीसगढ़, है ना। तो बहुत सारे चेंजेस आए हैं। तो नए राज्यों को बनाने के लिए 1950 के दशक में भारत के कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदली और ऐसा सुनिश्चित करने के लिए ना किया गया, एक भाषा बोलने वाले लोग जो हैं वो एक राज्य में आ जाएं। ठीक है, क्या हुए, एक राज्य में आ जाए। अब जैसे देखिए, उत्तर प्रदेश में बहुत सारी बोलियां बोली जाती हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि जब उत्तर प्रदेश में बिहार भी था तो बिहारी, है ना, बुंदेलखंडी, बघेलखंडी, ये सारी जो होती है भाषाएं बोली जाती थी। बिहार इसलिए अलग हो गया क्योंकि बिहारी बोलने वाले लोग जो है वो बिहार में सारे चले जाएं, है ना। और बिहार से झारखंड कैसे अलग हुआ, अब आप ये पूछेंगे मैम। तो झारखंडी जो बोलने वाले थे उन्हें झारखंड वाले राज्य में डाल दिया गया। इसी प्रकार मध्य प्रदेश से भी छत्तीसगढ़ अलग हुआ। कैसे, क्योंकि छत्तीसगढ़ी बोलने वाले जितने भी जो क्षेत्र थे उन्हें छत्तीसगढ़ में डाल दिया गया और एक अलग राज्य बना दिया गया।
अब देखिए, इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का गठन जो है भाषा के आधार पे नहीं, बल्कि संस्कृति, भूगोल अथवा जो है जातीयता की विभिन्नता को रेखांकित करने और उन्हें आदर देने के लिए किया गया। अब आप जैसे जानते होंगे नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड, ठीक है, तो ये किस लिए अलग किया गया? ये वहाँ की संस्कृति, भूगोल और एथेनिसिटी यानी कि जातीयताओं की भिन्नता देखकर जो है इन्हें अलग किया गया। तो देखिए, जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात उठी ना, तो राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि इससे देश जो है टूट जाएगा। केंद्र सरकार ने इसी चलते राज्यों के पुनर्गठन के कुछ समय के लिए जो है वो टाल दिया था। पर हमारा अनुभव बताता है कि भाषावार राज्य जो हैं बनाने से देश ज़्यादा एकीकृत और मजबूत हुआ है, ठीक है। इससे प्रशासन भी पहले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा सुविधाजनक हो गया है। अब आप ये मैप देख पा रहे होंगे, ये भाषाई आधार पर अलग किए गए सारे राज्य हैं। देखिए, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन किया जा रहा है, ठीक है। क्या आप 1947 के 3 राज्यों के ऐसे नाम बता सकते हैं जो आज बदल गए? बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए, आप सभी को पता है कि जब 1947 में देश का बंटवारा हुआ तो पंजाब के कुछ राज्य पाकिस्तान में चले गए, बंगाल के कुछ राज्य पाकिस्तान में चले गए, है ना, और पाकिस्तान तो पाकिस्तान में ही चला गया, है ना। तो ये 3 राज्य जो हैं बदले। अब 3 ऐसे राज्य की पहचान करें जिन्हें बड़े राज्यों से काट कर बनाया गया। तो कौन कौन से राज्य हैं वो? अब जैसे देखिए, उत्तर प्रदेश से बनाया गया बिहार को, फिर मध्य प्रदेश से बनाया गया छत्तीसगढ़ को, और क्या, बिहार से काटकर बनाया गया झारखंड को, और अभी देखिए एक और आंध्र प्रदेश से अलग किया गया, किसको? तेलंगाना को। तो अब देखिए, बात करेंगे हम भाषा नीति के बारे में। तो देखिए, भारत के संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा थी भाषा नीति, ठीक है। तो हमारे संविधान में किसी एक भाषा को तो राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया नहीं गया। आप सभी को पता है कि विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी को राजभाषा माना गया, लेकिन हिंदी सिर्फ 40% भारतीयों की ही मातृभाषा है ना। तो इसलिए जो है अन्य भाषाओं के संरक्षण अनेक दूसरे उपाय जो हैं इसके लिए किए गए। तो संविधान में हिंदी के अलावा अन्य 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। केंद्र सरकार के जो है किसी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है, बशर्ते क्या, एक शर्त होनी चाहिए, उम्मीदवार जो है इसको विकल्प के रूप में चुने। तो राज्यों की भी जो है अपनी राजभाषाएं होती हैं, तो राज्यों का अपना अधिकांश काम जो है उनकी अपनी राजभाषा में ही होता है। अब आइए थोड़ी सी बात कर ले हम श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका में क्या हुआ था? पार्ट 1 में आपने देखा था कि श्रीलंका में इसका ठीक उल्टा हुआ था। हमारे देश के नेताओं ने हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के मामले में बहुत सावधानी भरा व्यवहार किया है ना। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए था। पर क्या हुआ? पर अनेक जो गैर हिंदी भाषी प्रदेश के लोग थे ना, उन्होंने मांग की कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए। तमिलनाडु पे तो जो है इस मांग ने उग्र रूप ले लिया था। केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति देकर इस विवाद को सुलझा लिया। लेकिन क्या तमिलनाडु में मामला सुलझा था? नहीं सुलझा था, है ना। अनेक लोगों का मानना था कि इस समाधान से अंग्रेजी भाषी अभिजन को लाभ पहुंचेगा। राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने पर जो है भारत सरकार की नीति बनी हुई है। पर बढ़ावा देने का मतलब ये नहीं है कि केंद्र सरकार जो है उन राज्यों पर भी हिंदी थोप दे जहाँ पे लोग जो है कोई इस भाषा को बोलना ही नहीं जानता है। तो भारतीय राजनेता जो थे ना, इस मामले में जो लचीला रुख अपनाया, उसी से हम जो है श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुंचने से बच गए। तो ठीक है, गृह युद्ध से होने से बच गए। अगर मान लीजिए, आप इमेजिन करिए कि अगर हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया जाता तो क्या होता? क्या होता आप बताओ? जो साउथ के इलाके हैं और जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वो विद्रोह करते ही करते, क्योंकि भाई उन्हें तो हिंदी भाषा बोलने ही नहीं आती ना, और है तो वो हमारे भारतीय राज्य के ही, ठीक है। तो इसलिए जो है राजभाषा जो है उनकी अपनी क्षेत्रीय भाषा होती है, और इसीलिए किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया गया है। राजभाषा भले हिंदी को बनाया गया है, लेकिन हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी बनाई गई है। तो अब हम देखेंगे केंद्र और राज्य के मध्य संबंध। जैसा कि आप सभी को पता है कि आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट। और संघवाद का मतलब क्या है?
फेडरेशन। लेकिन अपने भारत जो है ना, भारत के लिए फेडरेशन शब्द के स्थान पे यूनियन शब्द का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? यूनियन का। तो इस कारण जो है, इसका कारण जानते हैं क्या है? इसका कारण ये है कि भारतीय संघटक जो है ना, इकाइयों के मध्य किसी समझौते का परिणाम नहीं है, बल्कि इसका सृजन स्वयं संविधान द्वारा ही किया गया है और इसे जो है वो समाप्त नहीं किया जा सकता। तो देखिए, जैसे कनाडा में संघ व्यवस्था है ना, तो कनाडा के समान ही भारत में भी संघ है और राज्यों की शक्ति जो है संविधान द्वारा स्पष्ट इसमें उल्लेख किया गया है। अवशिष्ट शक्तियाँ भी जो है संघ को प्रदान करते हुए एक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना की गई है। अब देखिए, इस प्रकार भारतीय संविधान जो है संघात्मक होते हुए भी केंद्र के पक्ष में झुका हुआ है, यानी कि आपात के दौरान तो यह एक प्रकार का एकात्मक रूप ग्रहण कर लेता है, जो देश की एकता और अखंडता के लिए उचित नहीं, आवश्यक भी है। और बाकी टाइम कौन सी व्यवस्था अपनाए रहता है? संघात्मक व्यवस्था, है ना। तो कोई भी संघात्मक व्यवस्था जो है ना, आज भी यह दावा नहीं कर सकती कि वे जो है केंद्र राज्य मतभेदों से समस्या से पूर्णतः मुक्त है। मतभेद होना जो है वो स्वाभाविक है। अब आइए देखें बुक में क्या लिखा हुआ है। तो देखिए, केंद्र और राज्य संबंधों में लगातार आए बदलाव का उदाहरण बताता है कि व्यवहार में संघवाद किस तरीके से जो है वो मजबूत हुआ है। सत्ता की साझेदारी की संवैधानिक व्यवस्था वास्तविक जो है कैसा रूप लेगी, ये ज़्यादातर इस बात पे निर्भर करता है कि शासक दल और नेता किस तरीके से जो है व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। तो काफ़ी समय तक हमारे यहाँ एक ही पार्टी के जो है केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन रहा, तो मतभेद होने की गुंजाइश नहीं। लेकिन क्या हुआ कि जो है कुछ वर्षों पश्चात आई सरकार किसकी? भाजपा की सरकार आई। कई राज्यों में जो है अलग अलग दल की सरकारें बनी, तो मतभेद होना तो स्वाभाविक है। और इसका व्यवहारिक मतलब ये हुआ कि राज्य सरकारों ने स्वायत्त रूप से संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। तो जब केंद्र और राज्य में जो है अलग अलग दलों की सरकारें रही ना, तो केंद्र सरकार ने जो है राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की। तो उन दिनों जो है केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक जो है प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को भंग कर देती थी। तो यह जो है संघवाद की भावना के प्रतिकूल काम करता था। अब देखिए, 1990 के बाद स्थिति में काफ़ी बदलाव आया। अब इस अवधि में देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। अब यही दौर जो है केंद्र में गठबंधन सरकार की जो है शुरुआत हुई। गठबंधन सरकार का मतलब कि दो दल जो है अपना वोट मिला के सरकार बनाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि जो है दो पार्टियां हैं, ठीक है, 2-4 पार्टियां हैं और एक सरकार जो है जीत रही है और एक सरकार हार रही है। अगर वो दूसरे दल के साथ मिलकर उनसे ज़्यादा वोट हासिल कर लेती है तो क्या होती है? दो दल आपस में मिलकर गठबंधन कर लिए, गठबंधन के सरकार का शुरुआत हुआ। फिर क्या हुआ? चूँकि किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और इसलिए प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों का जो है गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ी। अब इससे क्या हुआ देखते हैं। देखिए, इससे जो है ना सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्तता का आदर करने की नई संस्कृति पनपी। तो इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले ने भी जो है बल दिया। क्या बल दिया? इस फैसले के कारण राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया। बिल्कुल जो है भंग नहीं कर सकती थी क्योंकि गठबंधन की सरकार है ना। और इस प्रकार आज जो है संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद जो है वाले दौर में की तुलना में ज़्यादा प्रभावी है। अब एक बार और समझ लीजिए गठबंधन सरकार का मतलब क्या होता है। तो एक से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा साथ मिलकर बनाई गई सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। तो आमतौर पर गठबंधन में शामिल दल एक राजनीतिक गठजोड़ करते हैं और एक साझा कार्यक्रम स्वीकार करते हैं। अब आइए देख लेते हैं भाषा जो है भारत में भाषाई विविधता, भारत में कितनी भाषाएं हैं। इसका जवाब जो है इस बात पर डिपेंड करता है कि आप भाषाओं की गिनती किस तरीके से करते हैं। अब देखिए, इस बारे में जो है 2011 की जनगणना के आंकड़ों से हासिल होता है कि जनगणना में लोगों ने 1300 से अधिक अलग अलग भाषाओं को अपनी मातृभाषा के रूप में दर्ज कराया था। तो इन भाषाओं को कुछ प्रमुख भाषाओं के साथ समूहबद्ध कर लिया। अब जैसे देखिए, भोजपुरी, मगही, बुंदेलखंडी,
छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, ऐसी ही दूसरी भाषाओं को हिंदी के अंदर जोड़ लिया जाता है। किसके अंदर जोड़ लिया जाता है? हिंदी के अंदर जोड़ लिया जाता है। और ऐसी समूहबद्धता के बाद भी जनगणना में 121 प्रमुख भाषाएं पाई गई। कितनी पाई गई? 121। और इसमें से 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और एग्जाम में आने वाला, ठीक है। यानी कि क्या, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22। कौन सी अनुसूची में रखा गया है? 8वीं अनुसूची में, ठीक है। और इस प्रकार जो है इन्हें अनुसूचित भाषाएं भी कहते हैं, बाकी को गैर अनुसूचित भाषा कहते हैं। तो भाषा के हिसाब से भारत जो है दुनिया का संभवतः सबसे ज़्यादा विविधता वाला देश है। यहाँ पे असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, है ना, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, कई तरीके की जो है भाषा बोली जाती हैं। अब देखिए, अब बात करेंगे भारत में विकेंद्रीकरण। अब देखिए, हमने अभी पढ़ा कि संघीय सरकारें 2 या अधिक स्तरों वाली होती हैं, तो हमने जो है अपने देश में 2 स्तरों वाली सरकार की चर्चा की है। तो भारत जैसे विशाल देश में ना सिर्फ 2 स्तर का शासन व्यवस्था ही बढ़िया शासन नहीं चल सकता। भारत के प्रांत भी तो अलग अलग है ना। तो भारत के प्रांत यूरोप के स्वतंत्र देशों से भी बड़े हैं। तो जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश ही रूस से बड़ा है। अब आप ये मान के चलिए, ठीक है, रूस से ज़्यादा जनसंख्या हमारे सिर्फ उत्तर प्रदेश में निवास करती है। तो महाराष्ट्र लगभग जर्मनी के बराबर है। तो भारत के अनेक राज्य ना खुद भी अंदरूनी तौर पर विविधताओं से भरे हैं। तो इस प्रकार जो है राज्यों की सत्ता को बांटने की ज़रूरत है। तो भारत में संघीय सत्ता की साझेदारी 3 स्तरों में करने की ज़रूरत है। और ये तीसरा स्तर है बहुत इम्पोर्टेंट, स्थानीय सरकारों का हो और प्रांतीय स्तर पर सरकार के नीचे हो। क्या हो? ये तीसरा स्तर जो है स्थानीय सरकारों का हो और प्रांतीय स्तर की सरकार से नीचे हो। यानी कि सबसे ऊपर आए केंद्र सरकार, फिर जो है राज्य सरकार, फिर स्थानीय सरकार। तो भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे यही तर्क दिया गया। अब इसके फलस्वरूप क्या हुआ? इसके फलस्वरूप जो है 3 स्तरों की सरकार का संघीय ढांचा सामने आया है, जिसमें तीसरे स्तर को क्या नाम दिया गया? स्थानीय शासन। यानी कि जब केंद्र और राज्य से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है ना, तो इसे कहा जाता है सत्ता का विकेंद्रण। क्या हुआ सत्ता का विकेंद्रण? केंद्र और राज्य सरकारों से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दिया जाना सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है। अब इसके पीछे सोच क्या थी विकेंद्रीकरण के पीछे? देखिए, जैसे अनेक मुद्दे हो गए, समस्याएं हो गई, इनका निपटारा जो है स्थानीय जो है स्तर पर ही तो बढ़िया ढंग से होगा ना। जब स्थानीय सरकार जानेगी उनकी परेशानी, वहीं पे जो सरकार वहीं रहेगी तो वहीं तो उसकी प्रॉब्लम जानेगी। अब आप ये मान के चलिए कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार कहाँ कहाँ तक जाके देखेंगी, और जब आप स्थानीय सरकार सिचुएट कर दोगे तो वो जो है आपके मुद्दे और समस्याओं का निपटारा करने के लिए ज़्यादा बेटर काम करेंगी, है ना। तो स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है काम। लोगों को अपने इलाके की समस्याओं की बेहतर समझ होती है। लोगों को जो है इस बात की भी अच्छी जानकारी होती है कि पैसा जो है कहाँ खर्च किया जाए और चीज़ों का जो है अधिक कुशलता से उपयोग किस तरह किया जाए और किस क्षेत्र में किया जाए। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसलों में सीधे भागीदार बनाना भी संभव हो जाता है और इससे जो है लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत पड़ती है और स्थानीय सरकारों की जो है स्थापना स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। देखिए, विकेंद्रीकरण की ज़रूरत ना हमारे संविधान ने भी स्वीकार की। देखिए, इसके बाद क्या हुआ ना कि गांव और शहर के स्तर पर सत्ता का विकेंद्रीकरण कई कोशिशें हुई। सभी राज्यों में गांव स्तर पर ग्राम पंचायतें, शहर स्तर पर नगर पालिकाओं की स्थापना की गई, है ना। पर इन्हें राज्य सरकारों के सीधे नियंत्रण में रखा गया। क्या किया गया? सीधे नियंत्रण में रखा गया। तो इन स्थानीय सरकारों के लिए नियमित ढंग से चुनाव भी नहीं कराए जाते थे। इनके पास ना तो अपना कोई अधिकार था और ना ही संसाधन। तो इस प्रकार जो है प्रभावी ढंग से सत्ता का विकेंद्रीकरण तो मात्र नाम मात्र का था ना। फिर एक बीड़ा उठाया गया, ठीक है। तो वास्तविक विकेंद्रीकरण जो है ना वो एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। तो सीधे तौर पे अगर बात किए जाए कि लोकतंत्रात्मक विकेंद्रीकरण जो है कब हुआ, तो ये हुआ 1992 में,
क्या करके? संविधान में संशोधन करके। ठीक है, तो लोकतंत्रात्मक शासन में व्यवस्था करके तीसरे स्तर को ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया संशोधन के माध्यम से। अब देखिए क्या क्या संशोधन हुआ, ये भी चीज़ देख लेते हैं। सबसे पहली बात ये हुई कि अब जो है स्थानीय स्वशासी निकायों के जो है चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक हो गया। आप देखते होंगे कि नगर पालिका स्तर पे जो है महापौर वगैरह का चुनाव होता है ना, और आप गांव में भी देखते होंगे कि पंचायती चुनाव होता है। ठीक है, तो अब जो है चुनाव का नियमित रूप हो गया और इसे जो है इसकी जो है संवैधानिक बाध्यता भी है। आप देखते होंगे कि प्रधान वगैरह के चुनाव होते हैं, है ना, प्रत्येक 5 वर्ष में, तो इससे इनकी शक्ति और मजबूत हो गई स्थानीय शासन की। दूसरी चीज़ क्या हुई कि जो है निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य और पदाधिकारियों के पदों में जो है अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं। ठीक है, महिलाओं के लिए भी आरक्षित हैं। कितनी? कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। अगली बात है, हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया। और क्या किया गया संविधान संशोधन के तहत? देखिए, राज्य सरकारों को अपने राजस्व अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी जो है निकायों को देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है? अब भाई नगर की नगर पालिका है तो नगर के विकास के लिए तो उसे पैसा चाहिए ही चाहिए, है ना, और गांव है, ग्राम पंचायत है तो उसे गांव के विकास के लिए चाहिए। तो सत्ता में भागीदारी की प्रकृति जो है हर राज्य में अलग अलग है। आगे देखिए, गांव के स्तर पर ना मौजूद जो ये स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि गांव के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। तो प्रत्येक गांव में या फिर कुछ राज्यों के ग्राम समूह में एक ग्राम पंचायत होती है और यह जो है एक तरीके की परिषद है। ठीक है, जिसमें कई सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होता है। सदस्य जो है वार्डों से चुने जाते हैं, प्रत्येक वार्ड बनाए जाते हैं और उनमें सामान्यतः जो है जो वार्ड बनाए जाते हैं ना उन्हें सामान्यतः पंच कहा जाता है। तो अध्यक्ष को या तो प्रधान या तो सरपंच कहा जाता है। मैंने बताया आपको ना कि जो अध्यक्ष होता है उसे प्रधान या सरपंच कहते हैं। इनका चुनाव गाँव के या फिर वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क लोग मतदान के जरिए करते हैं और यह जो है पूरे पंचायत का फैसला लेने वाली संस्था है। क्या करती है ये? पूरे गांव के लिए फैसले लेती है। पंचायतों का काम ग्राम सभा की देखरेख में चलता है और गांव के सभी मतदाता इनके सदस्य होते हैं और इसे जो है ग्राम पंचायत का बजट पास करने और इसके कामकाज की समीक्षा करने के लिए साल में कम से कम जो है 2 या 3 बार बैठकें करनी होती हैं। अब देखिए आगे, स्थानीय शासन का जो ढांचा है ना वो जिला स्तर तक का है। तो कई जो है ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है, यानी कि कई ग्राम पंचायतें मिलकर पंचायत समिति बनाती हैं और इसे जो है मंडल या फिर प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कह सकते हैं। तो इन सदस्यों का चुनाव जो है ना उस इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं। तो देखिए, किसी जिले की सभी पंचायत समिति को मिलाकर जिला परिषद का गठन किया जाता है और जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है। तो जिला परिषद के उस जिले के लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए सांसद और विधायक तथा जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी सदस्य के रूप में होते हैं इसमें। तो जिला परिषद का प्रमुख जो है इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार जो है स्थानीय शासन वाली संस्थाएं शहरों में भी काम करती हैं। शहर में आप सभी जानते हैं कि नगर पालिकाएं होती हैं। ठीक है, तो बड़े शहरों में नगर निगम का गठन होता है। क्या होता है? नगर निगम का गठन होता है और नगर पालिका और नगर निगम दोनों का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं और नगर पालिका प्रमुख नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं। ठीक है, नगर निगम के ऐसे पदाधिकारी को क्या कहते हैं? मेयर। ठीक है, तो क्या होते हैं नगर निगम के पदाधिकारी? कौन होते हैं? मेयर। अब देखिए, स्थानीय सरकारों की जो है ये नई व्यवस्था लोकतंत्र में अब तक की सबसे बड़ा प्रयोग है। ठीक है, नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के लिए करीब 36 लाख लोगों का चुनाव होता है और यह संख्या ही अपने आप में समझ लीजिए दुनिया की कुल आबादी से ज़्यादा है ना। क्या है कि कई सारे देशों में तो इतनी आबादी भी नहीं है।
तो ध्यान रखेंगे, नगर पालिका और ग्राम पंचायतों के लिए करीब 36 लाख लोगों का चुनाव होता है। और जो है स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हुई हैं। और इसमें महिलाओं की भी हिस्सेदारी होती है, तो उनकी भी आवाज़ जो है वो मजबूत किया गया है प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए। बहरहाल इन सब के बावजूद अभी भी अनेक परेशानियां कायम हैं। तो कायम तो है ही भाई, जाहिर सी बात है। पंचायतों के चुनाव तो नियमित रूप से होते हैं और जो लोग जो है बड़े उत्साह में से इनमें हिस्सा भी लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि ग्राम सभाओं की बैठकें नियमित रूप से नहीं होती, जो कि होनी चाहिए। किस लिए इनका चुनाव होता है? ग्राम सभाओं की बैठकें करने के लिए, जो है गांव के विकास की बात करने के लिए, लेकिन गांव के विकास के नाम पे कुछ नहीं होता है ना। बहुत सारी ऐसे जगहें हैं जहाँ पे प्रधान नाम सिर्फ नाम मात्र के होते हैं, वो कोई कार्य नहीं करते हैं और ना ही ग्राम सभाएं करते हैं। अधिकांश राज्य सरकारों ने तो स्थानीय सरकारों को पर्याप्त अधिकार भी नहीं दिया है और इस प्रकार हम स्वशासन के आदर्श स्थिति से काफ़ी दूर हैं। अब आइए देख लेते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन कि भारत के जो है राजनीतिक नक्शे में क्या क्या दिखाना है। मणिपुर, सिक्किम, छत्तीसगढ़, गोवा। अब आइए भारत का मानचित्र में देखते हैं कि मणिपुर, सिक्किम, छत्तीसगढ़, गोवा कहाँ है। ये रहा भारत का मानचित्र। अब इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये रहा छत्तीसगढ़। सिक्किम कहाँ है? ये देखिए, ये छोटा सा है सिक्किम, ठीक है। और क्या दिखाना है? मणिपुर, तो मणिपुर ये देखिए ये रहा, ठीक है। और क्या दिखाना है? गोवा, गोवा जो है ये रहा, दिखाती हूँ आपको, ये रहा गोवा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे एक अलग विशेषता बतानी है। अब देखिए, सबसे पहले जान लीजिए मिलती जुलती विशेषता क्या है। देखिए, भारत में जो है संविधान ने मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। एक है संघ सरकार और एक है राज्य सरकार। तो केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना है और अलग अलग राज्यों के लिए राज्य सरकारें होती हैं। तो केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा है और यही चीज़ जो है बेल्जियम से मिलती जुलती है। अब इससे अलग क्या है? अब ये देखिए, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी बात है। तो अधिकारों के जो इस बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं है। अकेले संसद में जो है परिवर्तन नहीं कर सकती इस चीज़ का। इसमें जो है पहले संसद के दोनों सदस्यों में से 2/3 बहुमत प्रस्ताव पारित करना होगा और फिर जो है कम से कम राज्य की विधानसभाओं से उन्हें जो है आधे राज्य की विधानसभाओं से उसे मंजूर करवाना होगा। इसलिए इस विशेषता से जो है ये कठोर संविधान है और ये जो है संघात्मक शासन के लिए जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या क्या मुख्य अंतर है और इसे उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करें। देखिए, यहाँ पे जो है संघीय की बात करेंगे हम और यहाँ पे बात करेंगे एकात्मक की, ठीक है। सबसे पहली बात, सरकारों का स्तर। संघात्मक सरकार में क्या है? 2 स्तर है, ठीक है। एक है केंद्र सरकार और एक है राज्य सरकार, जैसे कि भारत और अमेरिका में, ठीक है। एकात्मक क्या है? एकात्मक सरकार तो इसमें जो है एक स्तरीय सरकार होती है, ठीक है। अब सरकारों का अधिकार की भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले संघीय उसमें देखते हैं सरकार में। संघीय सरकार में क्या होता है? दोनों के पास जो है अपने अपने अधिकार होते हैं और जिससे जो है सरकार दूसरी सरकार पर नियंत्रण ना कर सके, इनकी अपनी स्वतंत्र शक्तियाँ होती हैं। एकात्मक शासन में क्या होता है? इसमें एक ही सरकार के पास जो है मुख्यतः शक्तियाँ होती हैं। एक ही सरकार होती है तो उसी के पास सारी शक्तियाँ होती हैं, है ना। अब देखिए अगली चीज़, नागरिकता। देखिए, संघात्मक शासन वाले देशों में ना लोगों की दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है और एकात्मक शासन वाले में लोगों में जो है केवल अपने देश के नागरिक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के जो है स्थानीय शासन के 2 महत्वपूर्ण अंतरों को बताइए। देखिए, भारत में जो है सत्ता का विकेंद्रीकरण के लिए ना सभी राज्यों में गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत और शहर के स्तर पर नगर पालिका की स्थापना की गई, पर उन्हें राज्य सरकारों से सीधे नियंत्रण में रखा गया। तो इसके पास जो है इनके पास शक्तियां नहीं थी और ये जो है नियमित ढंग से चुनाव भी नहीं कराए जाते थे यहाँ पे। तो इनके पास ना तो कोई अधिकार था और ना ही कोई संसाधन। फिर आया 1992 में संविधान संशोधन हुआ और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को मजबूत किया गया।
इसमें क्या बात हुई? इसमें सबसे पहली बात हुई कि अब जो है स्थानीय स्वशासी निकायों के नियमित रूप से चुनाव होंगे। इसमें एससी, एसटी और ओबीसी के लिए सीटें आरक्षण होंगी और इसमें महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 पद आरक्षित होंगे और हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग जो है स्वतंत्र संस्था का गठन किया जाएगा। अब यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है। चूंकि अमेरिका जो है तरह के संघ डैश लिखा हुआ है इसलिए वहाँ सभी इकाई के अधिकार हैं। तो यहाँ क्या होगा? स्वतंत्र राष्ट्रों के, क्या होगा यहाँ लिख लीजिएगा आप लोग, स्वतंत्र राष्ट्रों के साथ आकर संघ बनाने की तरह संघ है। तो संघीय सरकार के मुकाबले प्रांत अधिक शक्तिशाली है। यहाँ पे क्या कर लेंगे? अधिक शक्तिशाली है। लेकिन भारत की संघीय प्रणाली आंतरिक विविधता की है। क्या है? आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए संघ बनाया गया है और यहाँ जो है कुछ राज्यों को औरों से ज़्यादा शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। अगला क्वेश्चन है 7वां। भारत की भाषा नीति पर नीचे 3 प्रतिक्रियाएं दी हुई हैं जिसमें आप ठीक समझें उसके पक्ष में तर्क और उदाहरण दें। संगीता कहती है प्रमुख भाषाओं को समाहित करने की नीति ने राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया है। अरमान क्या कहता है? भाषा के आधार पर राज्यों के गठन ने हमें बांट दिया है, हम इसी कारण अपनी भाषा के प्रति सचेत हो गए हैं। हरीश क्या कहता है? इस नीति ने अन्य भाषाओं के ऊपर अंग्रेजी के प्रभुत्व को मजबूत करने भर का काम किया है। किसकी भाषा किसका जो तर्क है आपको सही लग रहा है? तो जो है मुझे तो संगीता का तर्क जो है वो सही लग रहा है। उसका क्या कहना है? प्रमुख भाषाओं को समाहित करने की नीति ने जो है राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया है। भारत में आप सभी जानते हैं कि 40% लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन बाकी के 60% लोगों का क्या? हिंदी के अतिरिक्त भी तो बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है ना। तो यदि किसी एक भाषा को प्रमुख बना दिया जाता है तो अन्य भाषाई लोगों के साथ तो भेदभाव होगा ना। भारत का प्रधानमंत्री चुनने में तो उनकी भी तो सहभागिता होती है। भारत के सभी लोक कल्याण कार्यों में उनकी भी तो सहभागिता होती है। भारतीय राजनेताओं ने सभी प्रमुख भाषाओं को समाहित करके जो लचीला रुख अपनाया है ना, उसी से हमारे देश में शांति व्यवस्था जो है वो बनी हुई है। आपने श्रीलंका वाला मामला तो देखा ही होगा कि जो है सिंहलियों के लिए जो है बहुत सारे प्रोविज़न किए गए थे, है ना, और जो है गृह युद्ध की और अशांति की स्थिति पैदा हो गई थी, लेकिन हमारे देश में जो है शांति व्यवस्था इसी कारण बनी हुई है। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संघीय सरकार की एक विशेषता है, क्या है? तो ये है सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बट जाती है, ये है इसकी विशेषता। अगला बात करेंगे कि भारतीय संविधान की विभिन्न सूचियों में दर्ज यहाँ पे दिए गए हैं सूचियाँ, और इनमें से कौन सी संघ सूची में का है, कौन सी राज्य सूची का विषय है और कौन सी समवर्ती सूची का है, ये बताना है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है संघीय सूची में क्या आता है, सबसे पहले ये देख लीजिए, यहाँ आता है रक्षा, ठीक है, और क्या आता है? बैंकिंग, और क्या आता है? संचार, ठीक है। राज्य सूची में क्या आता है? पुलिस और कृषि और व्यापार। अब समवर्ती सूची में क्या आता है? शिक्षा और वन और विवाह, ठीक है, ठीक है। संघीय सूची में क्या आता है? रक्षा, बैंकिंग और संचार। राज्य सूची में पुलिस, कृषि और व्यापार। समवर्ती सूची में शिक्षा, वन और विवाह। अब इसमें ये बताना है कि कौन सा वाला जो है मेल नहीं खाता, ठीक है, कौन सा वाला मेल नहीं खाता। तो राज्य सरकार राज्य सूची बिल्कुल सही है, केंद्र सरकार के जो है संघीय सूची बिल्कुल सही है, केंद्र राज्य सरकार समवर्ती सूची ये भी सही है। स्थानीय सरकार जो है अवशिष्ट अधिकार, ये भैया गलत है। अब इसमें जो है सही जोड़ी का मिलान करना है। भारतीय संघ यानी कि प्रधानमंत्री, राज्य राज्यपाल, नगर निगम में क्या होते हैं? मेयर, और सरपंच जो होते हैं वो ग्राम पंचायत में होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बड़ा गा, ठीक है।
यहाँ पे 4 कथन दिए हुए हैं, इसमें बताना है कि कौन सा सही है। तो हम देखते हैं वन बाय वन करके। सबसे पहला देखते हैं, संघीय व्यवस्था में संघ और प्रांतीय सरकारों के अधिकार स्पष्ट रूप से तय होते हैं। तो क्या तय होते हैं? बिल्कुल सही है ये। अगला है, भारत एक संघ है क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकार संविधान में स्पष्ट रूप से दर्ज हैं और अपने अपने विषय पर उनका स्पष्ट अधिकार है। ये भी बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, श्रीलंका में संघीय व्यवस्था है क्योंकि उसे प्रांतों में बांट दिया गया है। क्या ये सही है? ये गलत है। अगला है, भारत में संघीय व्यवस्था नहीं रही क्योंकि राज्यों के कुछ अधिकार स्थानीय शासन की इकाइयों में बांट दिए गए। ये भी गलत है। तो अ और ब जो है वो सही है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? घ, यानी कि अ और ब इसमें सही है। तो चलिए, यही समाप्त होता है मेरा ये वीडियो। और कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। गाइस प्लीज़ कमेंट कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, है ना। थैंक यू वेरी मच।